ड्राफ्टिंग उस तरह नहीं बनाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ एग्रीकल्चर लैंड बाय बाय टैक्स पे आता है, आप उसकी सारी जो भी लैंड हो अगर इसमें भाग रखी है, अगर वो कन्वर्ट हो रही है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ना, बातें दो है। एक तो आपकी वेल्थ के अंदर वो एग्री लैंड आ रही है, ठीक है, वो आ रही है। ठीक है। अब या तो उससे सेल्फ यूज से आपको कोई एग्री जनरेट कर रहे हो या आप रेंट उससे जनरेट कर रहे हो, दोनों में से कोई एक चीज आपकी आ रही है। ठीक ऐसे ही है। तो अपेरेंटली तो यही इसमें नजर आ रहा है। और आपका कोई और सवाल?
देखना पड़ेगा कि अगर दोनों ने बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट कराया है तो दोनों का जितना बनता है उतना उतना शेयर उनके पास जाएगा, क्योंकि उनकी अपनी इनकम की रिकंसिलिएशन वरना आउट हो जाएगी। ठीक है ना? या फिर एक कोई अगर उसको पेशेंट जो है वो एक भी हो सकता है, 2 3 जितने भी हो सकते हैं। ये कि अगर एक ही बंदा उसको डिक्लेयर करते पूरी अमाउंट एनी बनता फिर उसकी कंट्रीब्यूशन भी उसी की होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी भाई देखे ना, अगर उसकी वाइफ काम करती है, उसने भी पैसा बैंक में जमा कराया है, तो फिर आप उसका भी शेयर डालें ना अंदर।
बिजनेस इनकम 1 करोड़ में से ज्यादा हो गई, 1 करोड़ में से ज्यादा, बिजनेस लॉस पिछले एडजस्ट करने के बाद 1 करोड़ में से ज्यादा हुई, तो जो डेप्रिसिएशन आप पीछे से लाएंगे वो इस अमाउंट के 50% से ज्यादा एडजस्ट नहीं होगा। मसलन मेरा बिजनेस लॉस, बिजनेस इनकम आ गई, बिजनेस लॉस एडजस्ट करने के बाद वो आ गई, फर्ज करें 4 करोड़ में। अब 4 करोड़ का 50% क्या है, 2 करोड़। मेरी पीछे से जो डेप्रिसिएशन आ रही है अनअब्सॉर्ब वो है 7 करोड़। अब मैं 2 करोड़ एडजस्ट करूंगा और बाकी का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन में आपको पता है कि अनलिमिटेड टाइम है। जब तक आप इंटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन को एडजस्ट नहीं कर लेते, वो तब तक लाइफ टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। जबकि जो बिजनेस लॉस है वो सिर्फ 6 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर एडजस्ट हो गया तो ठीक है, कुछ जगहों पे 8 और 10 साल भी है, जैसे एयरलाइन वालों को उन्होंने 8 और किसी को 10 भी दिया। अगर तो 6 सालों में आपने एडजस्ट कर लिया तो ठीक है, वरना वो लॉस उधर ही डेड हो जाएगा। तो ये आप बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका है। बाकी चूंकि और भी चीजें हैं, अगर आप कहते हैं तो इसी तरह ही फिर अब आप कैपिटल गेन में जाएंगे, फिर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वही इनकम पहले आएगी, खर्चे माइनस करेंगे, फिर एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो फिर ये पांचों के पांचों हेड कंप्यूटेशन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। वहां जाकर डिडक्टेबल लॉस माइनस होगा, टैक्सेबल इनकम आएगी, टैक्स लगेगा। टैक्स आपने नहीं निकालना, टैक्स वो खुद ही निकालेगा, वो आपको पता है, खुद ही निकालना है। ठीक है, इसमें एक चीज में रखिएगा कि टैक्स डेप्सिट शेड्यूल ऑटोमेटिक नहीं है, वो आपको फिर फीड करना पड़ेगा। वो आप करेंगे तो इनिशियल अलाउंस या डेप्रिसिएशन वो आपको देगा, जो टैक्स आपकी उधर बिजनेस इनकम में चला जाएगा। अकाउंटिंग वाला टैक्स रिवर्स हो जाएगी और टैक्स वाली आपको मिलेगी। तो इससे काफी चीजें आपकी हल हो जाएंगी। बाकी जो रह जाएगा इंशाल्लाह फिर दोबारा देख लेंगे। अगर कोई सवाल हो बाकी तो वो कर लेंगे। अच्छा सवाल है आपका। देखिए पता क्या है, इसमें ना सेक्शन आपके ना मेरा ख्याल है 42 से लेके 50 तक सेक्शन है। अगर आपको कोई अवार्ड मिलता है प्रेसिडेंट से, तो वो उसको तो दिया ना उन्होंने, इसलिए तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर देखिए एग्जम्पशन में आप खुद जानते हैं, जब तक एग्जम्पशन स्पेसिफिकली लॉ के अंदर ना हो आप परस्यूम नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट वाला एक सवाल आ गया कि चीफ मिनिस्टर ने दिया, अगर वहां वर्ड प्रेसिडेंट है तो वो प्रेसिडेंट ही देगा, दूसरे वाला की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो जो जिसके ऊपर है वही मिलेगा। अगर एक और बात, अगर आपका एम्प्लॉय को प्लॉट दे देता है विदाउट एनी कॉस्ट और वो रिलेटिव नहीं है, एज ए एम्प्लॉय है, तो वो सेक्शन 13 के अंदर परपोजिट के अंदर वो कवर्ड है। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी या सर्विसेज ट्रांसफर बाय द एम्प्लॉयर है तो वो चार्जेबल टैक्स होगा, उसकी एग्जम्पशन। हाँ, अदरवाइज कोई एग्जम्पशन अवेलेबल है, जैसे अरशद नदीम साहब को दी गई है, तो उसे को तुम भी अरशद नदीम जैसा काम कर दो तो तुम्हें भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। जी नहीं, देखिए वो ये होता है कि जब आप ऐसी कोई चीज आपके पास आए, मसलन मुझे किसी ने मोबाइल दे दिया एम्प्लॉयर ने, तो जो उस डेट पे मुझे गिफ्ट हुआ या जो आया उस डेट पे जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी इनकम में ऐड की जाएगी। बेसिकली प्रिंसिपल ये है जी। और कोई क्वेश्चन है जो साल से पूछा जा रहा है, आपने उसका जवाब देते हैं। पिछले सेशन में भी लोगों ने उसका जवाब दिया। एक डॉक्टर है, एक वकील है, कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें वो अपनी सर्विसेज भी दे रहा है और उसकी डिडक्शन
सबसे पहले जो मिर्ज़ा साहब का क्वेश्चन था ना कि डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स जो है वो वेस्ट होता है, इसके ऊपर शाहिद जमील खान साहब की जजमेंट आ चुकी हुई है। शाहिद जमील खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि ये जो आइरस सिस्टम है इसमें फ्लॉ है, ये सही टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर रहा। उन्होंने एक बाकायदा फार्मूला दिया था, उन्होंने कहा था कि आपने एक सेपरेट शीट के ऊपर वर्किंग करनी है और लॉ के मुताबिक करनी है, जैसे लॉ चाहता है आपने उसी के मुताबिक उसको अप्लाई करना है। और महकमे को उन्होंने ये कहा था कि अगर आप ये समझते हैं कि ये वर्किंग ठीक नहीं है तो फिर आपके पास पावर है कि आप 122 को इन्वोक कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन सेटल हो चुका हुआ है। अब मसला ये है कि हम इतनी लंबी हैसल में क्यों पड़े कि वो FTR को प्रोपोर्शनेट करें या जो भी करें। वो बादशाह वाला फार्मूला मुझे बड़ा पसंद आया कि वो जो टेलीफोन वाली अमाउंट है ना या इलेक्ट्रिसिटी उधर डाल दे और साथ एक नोट लिख दे कि आपकी वर्किंग जो है इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो इस वजह से हम इसको ये कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो काफ़ी आ गया, अगर इजाज़त देते हैं तो बता दें जो डिस्कशन के दौरान मैंने सुने जी। अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ, पहले तो सो गया था उधर। अच्छा, उसमें ये जो अभी एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है जो 7E में लिखी हुई है, उस देखिए ये एग्जाम्शन नहीं है। अगर एग्जाम्शन होती तो इट इज़ स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन सेकंड स्केड्यूल। और सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है कि अगर आपने एग्जाम्शन को क्लेम करना है तो महकमे को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि महकमा जो है उसको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड करे, उसको स्ट्रिक्टली उसको देखे कि वेदर इट इज़ फॉल अंडर एग्जाम्शन और नॉट, उसमें फॉल करती है कि नहीं करती। ये बेसिकली एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन जब भी दी जाती है लॉ में तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ अटैच्ड विद सम कंडीशंस। तो यहाँ कंडीशन बड़ी क्लियरली लिखी गई है कि उसके ऊपर आपने टैक्स पेड करना है, देन आपको वो एक्सक्लूजन मिलेगी। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर लॉ क्लियर हो तो फिर उसके ऊपर आपने किसी किस्म की कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी, फिर आपने उसी को ही फॉलो करना है। तो वैसे भी भाट साहब ने कहा था, मुझे वो भाट साहब की बात याद आ गई, भाट साहब ने कहा था अगर यहाँ तक रुक जाता तो मैं ये समझता कि एग्जाम्शन में फॉल करता है। लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि अगर ये यहाँ तक रुक जाता तो सेक्शन 4 की रिडंडेंट हो जाना था, क्योंकि सेक्शन 4 जो है वो बेसिकली चार्जिंग सेक्शन है और 7E भी बेसिकली चार्जिंग सेक्शन है। जो चार्जिंग सेक्शन होता है वो इट सेल्फ एग्जाम्शन नहीं देता, वो बात करता है चार्जिंग की कि उसको कैसे आपने चार्ज करना है। तो ये इसके बारे में मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, जो इसके अलावा जो है वो भाट साहब से देखिए, भाट साहब उस्ताद है हमारे, बात ये है कि हम उनसे आगे रोज़ाना हम सीखते हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है इट इज़ द आई थिंक सो डेमोक्रेसी है, ये राइट ऑफ डेमोक्रेसी है। इसमें भाट साहब से थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है कि भाट साहब जो कह रहे हैं कि दो चीज़ों को आप कन्वर्ट करते हैं 30 जून के ऊपर। एक तो भाट साहब ने कहा है ज्वेलरी को और दूसरा कहा है कि डॉलर को। ज्वेलरी के मामले में तो मैं भाट साहब से एग्रीड हूँ, लेकिन जो डॉलर की कन्वर्जन है वो सेक्शन 71 है। 71 वो ये कहता है कि आपने करेंसी जो है अगर फॉरेन है उसको कन्वर्ट करना है एज पर स्टेट बैंक का जो रेट दिया हुआ है उसको पाक रुपये में कन्वर्ट करना है। जब तक आप कन्वर्ट नहीं करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि आपको पाक रुपये में उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो 30 जून के ऊपर डॉलर बेसिकली, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, डॉलर जैसे फ्लैक्चुएट होता है ऊपर नीचे जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि डॉलर की जो इनकम आई है वो नोशनल इनकम है, फिक्टिशियस इनकम है। इनकम उस वक्त तक जनरेट नहीं होती जब तक आपके साथ कोई दूसरा आप बिजनेस ना कर रहे हो या उधर से कोई इनकम रियल जनरेट ना कर रहे हो, तो ये आपकी नोशनल इनकम है, तो इसको आप डॉलर की कन्वर्जन कर सकते हैं। ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है। दूसरी एक और भाट साहब ने ये फरमाया कि 174 जो है उसमें कच्चा वोचर, ये भाट साहब से मेरी ट्रिब्यूनल में ये हेयरिंग हुई थी, वसीम चौधरी साहब थे उस वक्त मेंबर। तो महकमा कहता है जनाब इन्होंने हमें कच्चे पक्के वोचर दिए हैं।
मैंने कहा जनाबे वाला ये मुझे ये बता दे कि लॉ में ये कहाँ लिखा, वेयर इट इज़ मैंशनड कि ये कच्चा वोचर होगा तो ये डिसलो हो जाएगा। मैं कहा लॉ में ये नहीं लिखा हुआ, लॉ की वर्डिंग पढ़े। लॉ की वर्डिंग ये है कि जब टैक्स पेयर अनएबल हो जाएगा, जब टैक्स पेयर रिसीट के वोचर नहीं देगा, एक्सपेंसेस के वोचर नहीं देगा, तो फिर कमिश्नर उसको डिसअलाउ कर देगा। और वसीम चौधरी साहब मेरे साथ ये मुत्तफिक हो गए थे। फिर एक और मैं यहाँ बात बताता चलूँ कि अगर महकमे को ये कच्चा वोचर नज़र आता है तो महकमे के पास पावर है 176 की नोटिस की थर्ड पार्टी को, वो थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन कर ले। अगर उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं की है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मेरा कच्चा वोचर है ये लॉ मुझे इजाज़त दे रहा है कि मैंने तो दे दिया भाई आपको, उसके ऊपर मैंने मोबाइल नंबर भी लिख दिया, एड्रेस भी लिख दिया, चाहे वो एक लेटर पैड के ऊपर या सादे सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है। आप थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन कर ले 176 का नोटिस दे के, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरा कच्चा वोचर ही वुड बी एक्सेप्टेड, उसमें किसी किस्म का वो पक्का वोचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक यहाँ एक क्वेश्चन जो किया गया है, मैं यहाँ एक बताता चलूँ कि ये जो इमूवेबल वैल्यूएशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की 79, इजाज़त दे दें अगर आप, मैं इजाज़त मांग लूँ। 79 का जो ऑर्डिनेंस था उसमें देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। अच्छा, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। जब 79 का ऑर्डिनेंस डेवलप हो चुका हुआ था तो 2001 में उसको रिपील करके नया ऑर्डिनेंस ले आए। 79 में ये सेटल हो गया हुआ था कि वैल्यूएशन जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की अकॉर्डिंग टू डीसी रेट के मुताबिक होनी है, और उसका रूल था 207A 79 का ऑर्डिनेंस का, वो रिपील हो गया। अब मज़ेदारी की बात ये सुने, अगर बार साहब इजाज़त देते हैं तो थोड़ी सी हिस्ट्री बयान कर दूं कि 2016 में अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें इन्होंने सबसे पहले ये पावर दे दी थी कमिश्नर को कि कमिश्नर इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगा। उसके बाद 2018 में इन्होंने अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें इन्होंने वैल्यूएशन स्टेट बैंक को दे दी, स्टेट बैंक के वैल्यूअर को, कि स्टेट बैंक बंदा वैल्यूअर अपॉइंट करेगा और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगा। 2020 के फाइनेंस एक्ट में जब FBI ने ये देखा कि ये दोनों चीज़ें हमारी फेलियर हो गई हैं तो फिर उन्होंने 68 सब सेक्शन 4 डाला था। यहाँ किसी भाई ने मेरा क्वेश्चन किया था 68(4), उससे पहले 68(3) पढ़ लें। 68(3) सब सेक्शन 3 ये कहता है कि रेंट की या सेस की अगर वैल्यूएशन करनी है तो वो मार्केट वैल्यू होगी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये वाज़ेह लिखा हुआ है लॉ में, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। और 68(4) जो है वो शुरू ही पता किसके साथ हो रहा है, वो शुरू हो रहा है जनाबे वाला नॉटविथस्टैंडिंग के साथ। आपको पता है सबको कि जब भी कोई चीज़ लॉ नॉटविथस्टैंडिंग के साथ शुरू होता है तो इट मीन्स कि ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है, ये दूसरी प्रोविजंस ऑफ द लॉ को सुपरसीड कर जाएगी, ये उसके ऊपर इफेक्ट कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी FBR वैल्यू है या जहाँ FBR वैल्यू दी हुई है वहाँ FBR वैल्यू होगी, जहाँ DC रेट है उसको देखा जाएगा कि विच एवर इज़ हायर कौन सा है, उसको फॉलो किया जाएगा। मैंने तो 2016 के बाद आज तक मेरा एक्सपीरियंस है कि जितने भी नोटिस आए हैं वो सारे के सारे 236K की बेस के ऊपर आए हैं कि आपने ये इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, महकमे ने जो दी है और आपने इसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर नहीं किया, लिहाजा आप इसकी हम वैल्यू जो है 111 लगाने जा रहे हैं। तो ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपने मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन वाला एक सेक्शन है 76, वहाँ ये लिखा हुआ है कि सेल कंसिडरेशन वो होगी जो मार्केट वैल्यू वाली होगी, लेकिन भाई मेरे जो 68(4) है 67(6) जो है वो उसके साथ स्टार्ट नहीं हो रहा है नॉटविथस्टैंडिंग के साथ। 68(4) जो है वो नॉटविथस्टैंडिंग के साथ वो शुरू हो रहा है, इट मीन्स कि वो ओवरराइड करेगा। तो ये मेरी सबमिशन थी, और भी थी लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। थैंक यू वेरी मच।
बहुत शुक्रिया। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू। हाँ जी, करेंगे इंशाल्लाह।